आइवी और बद्रू दोनों बीफू के पास जाते हैं। बीफू को देखते ही आइवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। बद्रू नीचे बैठ जाता है और आइवी से कहता है, नीचे बैठो, हमें किंग को प्रणाम करना होगा। बीफू आइवी और बद्रू की तरफ चलते हुए उनकी ओर आता है। आइवी के सामने खड़ा बीफू अब उसे बिल्कुल अजनबी लग रहा था। वही आंखें, वही नाक, वही चेहरा, लेकिन जो राजकुमार पहले रेगिस्तान की गर्म धूप जैसा जोशीला था, अब पूरी तरह ठंडा और सख्त लग रहा था। बीफू हल्के से मुस्कुराया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसी वक्त आइवी को उनकी बातों से पता चला कि बद्रू असल में मॉन्टिस का छोटा भाई है। जब बीफू को ये मालूम हुआ कि सैनिकों को वहां भेजने की योजना और वो खत आइवी ने ही लिखवाया था, तो उसने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? आइवी ने ईमानदारी से कहा, लीबिया पर हमला तो बस एक चाल थी। असली मकसद मेम्फिस से मुख्य सेनाओं को दूर करना था। बीफू ने दिलचस्पी से पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? आइवी को वो बदला हुआ इतिहास याद आया। अगर रामेसेस द्वितीय की उम्र छोटी न होती, तो उसकी उपलब्धियां अपने पिता से भी ज्यादा होतीं। वो इतिहास में याद किए जाने वाला एक महान सम्राट बन जाता। अब देर करने का वक्त नहीं था। उसे किसी भी तरह बीफू का भरोसा जीतना था। आइवी ने अपनी सोच और आगे की योजना बताई। बात तो काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन लगता था कि यही जवाब बीफू को सुनना नहीं था। फिर बीफू ने अपने बचपन की एक कहानी सुनाई। जब वो छोटा था, तब उसने महल में एक नन्हा शेर पाला था। वो रोज उसे ताज़ा हिरण का मांस खिलाता था और उसके लिए सोने हीरे से बने महंगे गहने बनवाता था। 3 साल में उस शेर पर जितना खर्च हुआ था, उतने में तो कई गांव वाले जिंदगी भर चैन से जी सकते थे। एक रस्म के दौरान वो शेर अचानक पागल हो गया और अपने मालिक पर हमला कर बैठा। बिना जरा भी झिझके बीफू ने उसे मार डाला, लेकिन इससे उसने जानवर पालना बंद नहीं किया। आइवी समझ गई कि बीफू का मतलब क्या था। वो चाहता था कि आइवी मिस्र के लिए वफादारी की कसम खाए। जब तक वो वफादार रहेगी, उसे इनाम मिलेगा, लेकिन अगर उसने धोखा दिया, तो उसका अंजाम भी उसी शेर जैसा होगा। आइवी ने सिर झुकाकर बीफू के आगे झुकते हुए अपनी वफादारी जताई। बेशक वो कभी बीफू को धोखा नहीं देगी, क्योंकि वो इस बार उसे बचाने ही तो लौटी थी। टॉमबॉय के रूप में, छोटे काले बालों और बदले हुए चेहरे के साथ उसने खुद को इस तरह छिपाया कि बीफू उसे पहचान नहीं पाया। आइवी ने सोचा, जैसे ही इतिहास बदल गया, उसके दिल में अजीब सा दर्द उठा। बीफू के वो सारे वादे जो उसने पिछली बार किए थे जब आइवी टाइम ट्रैवल करके आई थी, अब एक पल में गायब हो गए। 5 साल बाद जब आइवी फिर प्राचीन मिस्र लौटी, तो जो कभी जोशीला राजकुमार था, अब वहीं ठंडा और सख्त फेरो बन चुका था। बीफू ने भारी सुरक्षा वाले मेम्फिस लौटने की जगह गीजा की सीमा से सीधे राजधानी थीब्स जाने का फैसला किया। रास्ते में पहले से ही उसकी मदद के लिए सेना तैयार थी। असल में ये सब बीफू की पहले से बनाई हुई योजना का हिस्सा था। आइवी सोच रही थी कि बीफू पहले से कितना साहसी और युद्ध कुशल बन गया है, लेकिन अपने कामों में सतर्क भी है। वह अपने लोगों पर भरोसा करता है। आइवी सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ कि बीफू इतना बदल गया और उसकी अचानक मौत कैसे हो गई। आइवी बीफू के पीछे चल रही थी। फिर उसने सामने शतद्वार वाले शहर की भव्यता देखी और हैरान रह गई। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यही वही जगह है जिसे उसने पहले टाइम ट्रैवल में देखा था। लीही ने गीजा क्षेत्र की स्थिति बीफू को बताई। बगावत सच में ग्रैंड प्रिंस ने की थी। नीचे भीड़ में शोर मच गया। लोग ग्रैंड प्रिंस के धोखे की निंदा करने लगे। बीफू ने हाथ उठाकर शांति का इशारा किया। उसने मॉन्टिस को आदेश दिया कि तुरंत ग्रैंड प्रिंस को पकड़ो। जो भी न माने, उसे बिना दया के सजा दी जाएगी। साथ ही उसने गीजा का नया सिविल अधिकारी भी चुन लिया। आइवी बीफू की कड़ी और न्यायपूर्ण कार्यवाही देखकर हैरान रह गई। वह धोखा देने वालों के खिलाफ सख्त था, लेकिन योग्य युवाओं को आगे बढ़ाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटता था। फिर बीफू ने विषय बदला और कहा कि नील नदी फिर से बाढ़ के मौसम में जाने वाली है। उसने आइवी से पूछा कि वह धर्मी किसानों को कैसे संभालेगी। जैसे ही बातचीत आइवी पर केंद्रित हुई, लेही ने निफरटेरी का नाम जोर से पुकारा। आइवी को तुरंत अजीब सा लगा। क्या लीही ने उसे पहचान लिया? आसपास हलचल मच गई।
लेकिन सिर्फ बीफू शांत दिखा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बीफू ने आइवी से सवाल का जवाब देने के लिए कहा। आइवी ने बीफू की तरफ देखा, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि सामने वाला क्या सोच रहा है। आइवी सोच रही थी कि जब वह पहले टाइम ट्रैवल करके आई थी और समाधान बताया था, तो क्या बीफू भूल गया? फिर आइवी ने बताना शुरू किया कि नील नदी के किनारे एक नया शहर बनाने का निर्णय लेना चाहिए और जो काम करने आए उन्हें उनकी मेहनत का भुगतान देना चाहिए। फिर बीफू ने आइवी की तारीफ की और कहा कि वह कम उम्र में ही दुर्लभ प्रतिभा है। उसने ऐलान किया कि अब से आइवी उसकी सचिव बनेगी। आइवी ने अब समझा कि बीफू ने जानबूझकर पहले उसे सवालों का जवाब देने को कहा, ताकि मंत्रियों के सामने उसकी क्षमता दिखाई दे। फिर बैठक के बाद उसे पद देना स्वाभाविक था। आइवी ने बीफू को धन्यवाद कहा। बद्रू ने आइवी से कहा कि जो खतरा था वह अब चला गया। तुम बच क्योंकि तुम नेफरतारी की तरह दिख रहे थे। फिर आइवी ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ। पहले बद्रू ने कहा कि निफरटेरी मर गई थी, लेकिन दरअसल यह झूठ था, क्योंकि निफरतारी मरी नहीं थी। निफरटेरी के गायब होने के बाद महाराज हर जगह उसे ढूंढने के लिए पागल हो गए थे। बद्रू ने कहा, वैसे तो तुम नेफरटेरी की तरह दिखते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लड़की हो। ठीक है, वैसे भी तुम इतने काले और बदसूरत लगते हो। पता नहीं राजा को क्या सूझा कि वो तुम्हें नेफरटेरी जैसा समझ बैठा। तभी लेही आ जाता है और आइवी और बद्रू पीछे से उसे देखते हैं। लेही को देखते ही बद्रू वहां से सॉरी बोलकर भाग गया। लेही ने बेपरवाही से कहा, मॉन्टिस और बद्रू दोनों भाई कितने जोश में रहते हैं। आइवी ने अनजाने में सिर हिलाकर हामी भर दी और बोली, हाँ, जैसे उसका भाई मॉन्टिस 5 साल पहले था, ये भी उसी की तरह है। ये बोलते ही आइवी को एहसास हुआ, अरे ये मैंने क्या कह दिया, इसको तो पता ही नहीं मैं कौन हूँ। आइवी ने तुरंत कहा, अरे ये तो मैंने बद्रू से सुना था, वो अपने भाई की तारीफ कर रहा था। लेकिन लेही ने कहा, मैं तो हॉल में तुम्हें नेफरतारी बोलने के लिए माफ़ी मांगने आया था। फिर लेही बोला, लेकिन सच कहूँ तो तुम और नेफरतारी काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हो, खासकर तुम्हारी नीली आंखें बिल्कुल उसकी जैसी हैं। लेही ने कहा, मिस्रवासी पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं। हमारा मानना है कि इंसान चाहे किसी भी रूप में आ जाए, उसकी असली आत्मा उसकी आंखों से झलकती है। जाने से पहले लेही ने एक अजीब सी बात कही, अच्छा हुआ तुम वो नहीं हो। आइवी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगा कि लेही ने भी उसे लगभग पहचान ही लिया था। क्या बीफू ने भी उसे पहचान लिया था? लेकिन उसका ठंडा और बेपरवाह बर्ताव देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। आइवी सोच रही थी कि वो तो बस इस बार इतिहास को सही करने लौटी है, तो क्या ये अच्छा नहीं कि उसने उसे पहचाना ही नहीं? तभी बद्रू भागता हुआ आया। उसके हाथ में एक अजीब मिट्टी का टुकड़ा था, जिस पर लिखा था, बगावत की प्लान नाकाम हो गई है, दूसरा प्लान तुरंत शुरू किया जाए। एक नौकरानी बीफू को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, बीफू हर रात कमल तालाब के पास अकेले बैठा कुछ न कुछ सोचता रहता है। काश आइवी उसके सामने अचानक आ जाए और फिर कभी गायब न हो। 5 साल तक उसने पूरे मिस्र में उसे ढूंढा, हर जगह सुरागों के पीछे भागा, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटा। उसने अपने पिता की तय की हुई शादी से भी इनकार कर दिया, जब तक कि उसके पिता गुस्से में नहीं आ गए। यही वो वक्त था जब बीफू ने पहली बार अधूरे प्यार का दर्द महसूस किया। आइवी उसके लिए पानी में दिखने वाले साये जैसी थी, जिसे वो कभी छू नहीं सकता था। कुछ महीनों में ही उसे समझ आ गया कि अब पूरी जिंदगी वो उसी अधूरेपन को पूरा करने में गुजार देगा। उसके बाद वो कभी अकेला नहीं रहा। रातें या तो राजनीति और निर्माण में बीतती या अनजान औरतों के साथ, लेकिन आज पहली बार उसने रात की तन्हाई को महसूस करने की हिम्मत की। उसने वाइन का ग्लास रखा, हल्की मुस्कान दी, क्योंकि आज से वो फिर से आइवी के बारे में सोच सकता था। उसी पल आइवी जोर से छींक दी। इतनी गर्मी में छींक क्यों आई? कहीं कोई मेरे बारे में सोच तो नहीं रहा? उसने हंसते हुए सोचा। फिर मिट्टी के उस टुकड़े को देखा। ये जो बगावत लिखी है, शायद गीजा वाली हाल की ही बगावत होगी। ये तो सिर्फ युवराज और लिबियाई लोगों की साजिश होनी चाहिए थी। फिर ये मिट्टी का टुकड़ा हुट्टी से इस बगावत से कैसे जुड़ा?
और ये कैसे गलती से बद्रू जैसे इंसान के हाथ में आ गया? अगर ये खुल गया तो किसी की जान जा सकती है। आइवी बार बार उस मिट्टी के टुकड़े को देख रही थी। उसमें लिखे शब्दों के अलावा एक अजीब सा चिन्ह भी था। बद्रू के अनुसार ये एक बहुत बारीकी से तराशा हुआ कमल का डिजाइन था। इसका मालिक जरूर कोई ऊंचे पद और ताकत वाला इंसान होगा। कमल मिस्र का पसंदीदा फूल है और ये मिट्टी की पट्टी क्रेन स्क्रिप्ट का प्रतीक है। ऐसा मेल बहुत अजीब था। ये एक निजी संदेश था जिसे किसी को नहीं देखना चाहिए, लेकिन उस पर साफ तौर पर सिल्क प्रिंट बना था। आइवी को ये सब समझ में नहीं आया। अभी बस इतना साफ था कि कोई यहाँ किसी के साथ मिलकर बीफू की हत्या की साजिश कर रहा है। तभी महल की एक दासी ने चिट्ठी दी। फराओ ने 3 दिन बाद जश्न में आने का बुलावा भेजा था। आइवी और बद्रू ने एक दूसरे को देखा। ये अच्छा मौका था जहाँ सारे अधिकारी मौजूद होंगे और वो सुराग ढूंढ सकते थे। जश्न से पहले कुछ महल की दासियों ने आइवी को जबरदस्ती नहाने और कपड़े बदलने के लिए ले जाया। आइवी सामने रखे अजीब तेलों को देखती रह गई। जैसे ही वो कोई तेल चुनने वाली थी, एक दासी ने कहा, अपनी विग उतार दो, उसे साफ करना है। प्राचीन मिस्र में विग पहनना आम था। आइवी कुछ पल के लिए रुक गई। उसने सोचा, अगर ये दासी इतनी आसानी से मेरी विग पहचान गई तो बाकी लोगों ने भी देख लिया होगा क्या? नहाने में मदद करने आई दासी को जाने दिया और आइवी ने अपनी विग उतार दी। ये पहला मौका था जब लौटने के बाद उसने सच में अपने शरीर को आराम दिया। उसे अपने सफ़र की सारी मुश्किलें याद आईं, तपती गर्मी, थकान और अपनी असली पहचान छुपाना। उसने कभी लड़का बनने का इरादा नहीं किया था, लेकिन बद्रू ने उसे शुरू से लड़का समझा और हुक्म चलाया। अब आइवी को खुद बताने में झिझक हो रही थी कि वो असल में लड़की है। धीरे धीरे उसकी त्वचा हल्की पड़ने लगी। उसने याद किया कि जो काला स्प्रे लाई थी वो लगभग खत्म हो चुका था। पहले वो सोच रही थी जल्दी लौट जाएगी, इसलिए ज्यादा नहीं लाई थी। अब आइवी को एहसास हुआ कि उसने अपनी क्षमता ज्यादा समझी और मिस्र के राजघरानों की राजनीति को कम आंका। अगर बीफू थोड़ी देर से आता तो शायद अब तक मर चुकी होती। वो तो बीफू को बचाने आई थी, लेकिन अब वही उसकी जान बचा चुका था। तभी पीछे से धीरे आवाज आई, बस याद दिलाने के लिए कि दावत शुरू होने वाली है। आवाज सुनते ही आइवी पीछे मुड़ी और देखा कि वह बद्रू है। आइवी और बद्रू एक दूसरे की तरफ देखकर चौंक गए और